हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री करने वाले हैं। और अभी तक हमने हिस्ट्री में देखा था कि हमने प्री हिस्ट्रिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल कर लिया था, हमने हड़प्पा काल को भी कर लिया था। उस समय देखा था कि इंसानों ने कैसे पत्थर के हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, और पत्थर के हथियार के बाद उन्होंने कैसे पहले मेटल का यूज़ किया था, ठीक है। और मेटल के बाद धीरे धीरे कैसे उन्होंने गांव बसाए थे, गांव के बाद कैसे उन्होंने शहरी सभ्यता का निर्माण किया था हड़प्पा सभ्यता के समय। उसके बाद फिर उस सभ्यता का हमने पतन भी देखा था, ठीक है। तो पतन हो गया, तो अब तो लगता है ये है कि इस काल के बाद फिर हमारा नगरीय सभ्यता ही चलना चाहिए। एक जगह पे पतन हुआ तो दूसरे जगह पे जाके नगर बसाना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। जनरल चीज़ होता यही है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में आ गया, ठीक है, कि हमें ईंट खेती करना है, ईंटा बनाना है, घर बनाना है, व्यापार करना है, रोड बनाना है, वगैरह करना है, ठीक है, तो इन जनरल होता ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए, करीब 1750 के आसपास माना जाता है कि आपका इस सभ्यता का पतन हो गया था, ठीक है। लेकिन अगला जो नगर आता है वो करीब 600 ईसा पूर्व के आसपास में नगर आता है। तो देख लीजिए ये कितने दिन का अंतर है। तो अगर ये इतना अंतर कैसे होता है, इस बीच में आपका करीब करीब ग्रामीण सभ्यता चल रहा था। मतलब शहर यहाँ पे नहीं थे, और जो ईंटा से बने हुए घर बनते हैं तो छिटपुट हो सकते हैं, कच्ची ईंटों के हो सकते हैं, पक्की ईंटों का आपका इस काल से शुरू होता है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है, तो इस समय आपका महावीर जैन वगैरह भी आ जाते हैं, और महाजनपद काल का यहाँ उदय होता है। और इसी कारण से इस काल के पहले वाले को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, यानी फर्स्ट मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ के बाद आपका सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन छोड़िए, सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन गलत शब्द है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह होगा उसके बाद होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अर्बनाइजेशन बेसिक शब्द है। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपका यहाँ होता है आपका भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। जो सेकंड अर्बनाइजेशन होता है वो आपका इस काल में होता है, जो महाजनपद काल है। और इस बीच का जो काल है यहाँ ग्रामीण सभ्यता था। और ये बहुत ही एक एस्टोनिशिंग चीज़ है कि उतने बड़े नगर का निर्माण किया। हड़प्पा का क्षेत्र हमने देखा था कितने बड़े क्षेत्र में है फैला हुआ था। अब उतने बड़ा नगर के बाद यह अचानक से ग्रामीण सभ्यता शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं सोच सकता है, लेकिन है, ऐसा ही हुआ है। और इस चीज़ का कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है कहीं पर भी, ठीक है। छोटे मोटे आपको ताम्रपाषाणी ग्राम बने थे, या छिटपुट इनाम गांव जैसा थोड़ा सा प्लानिंग वाला शहर मिला था। लेकिन एक प्रॉपर जो टाउन जैसा हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, धोलावीरा था, राखीगढ़ी था, ठीक है, तो वैसा टाउन कहीं नहीं मिला। और वैसा टाउन का जो शुरुआत होगा वो होगा आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है। और इस बीच का जो काल है, इसी काल में कहा जाता है कि यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ था, और वैदिक सभ्यता का निर्माण आपका इसी काल में माना जाता है, ठीक है। जैसे कि वैदिक काल में आपका ऋग्वेद लिखा गया था, मतलब रचना हुआ था, लिखा नहीं गया था, रचना हुआ था। आपका यजुर्वेद का रचना हुआ था, सामवेद का रचना हुआ था, अथर्ववेद का रचना हुआ था। मतलब ये चारों वेद का रचना आपका वैदिक काल में हुआ था। इसके अलावा आपका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों का रचना आपका इसी वैदिक काल में हुआ था। और इसी वैदिक काल में माना जाता है कि आपका महाभारत और रामायण का कहानी भी हुआ था। या जो घटना कहिए कि रामायण और महाभारत का घटना बेसिकली कि वो इसी काल के बीच में घटा था, ठीक है। मतलब 1000 साल, मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद आपके आसपास के लोहा का खोज होता है, ठीक है। और जब लोहा का खोज होता है उसके बाद आपका रामायण और महाभारत का घटना को माना जाता है बेसिकली उस समय ये हुआ होगा, ठीक है। ये बेसिकली इतिहास के देखने का दृष्टिकोण है, लेकिन धर्म के दृष्टिकोण से इसे अलग तरह से देखा जाता है। तो बेसिकली चूंकि हमें इतिहास पढ़ना है और एग्जाम में लिखना है या एग्जाम को मतलब क्वेश्चन बनाना है, तो बेसिकली हम इतिहास के दृष्टिकोण से ही अभी देखते हैं।
ठीक है। और अभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ लोगों का भी मानना है कि नहीं, ये जो वैदिक काल को कहा जाता है वो हड़प्पा काल से पहले था, मतलब अभी से करीब 5000 साल पहले, मतलब 3000 BC से पहले आप इस काल को मानते हैं, वैदिक काल को माना जा रहा है। कुछ लोग मतलब इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि उस समय था ये और उस काल के बाद हड़प्पा काल का विकास हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपका वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली विद्वानों का अलग अलग मत है। तो आज हम देखते हैं कि आर्य लोग कैसे, मतलब आर्य लोग कौन थे और कहाँ से आए और कैसे क्या इनका विकास होता है, ठीक है। आज बेसिक क्लास है और फिर आगे देखेंगे कि कैसे क्या क्या इतिहास क्या क्या कहता है इस पूरे डिबेट के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत होता है कि आर्य कौन थे, ठीक है। तो आर्य के बारे में पहले माना जाता था कि एक नस्लीय समूह है जो पहले, अभी से करीब 70-80 साल पहले या हमारे आज़ादी के टाइम तक करीब आसपास तक माना जाता था कि नस्लीय समूह है। लेकिन अभी के डेट में इसे एक भाषाई समूह माना जाता है। इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा अपारा संस्कृत और हिंदी वगैरह जो कर लीजिए तो वो सबका भाषा है। और इसी भाषा से बहुत अलग अलग भाषा भी निकला है। सिर्फ यही संस्कृत तो जो हमारे देश में जो मिलता है, जो खास करके उत्तर भारत में सिर्फ वही भाषाएं नहीं हैं, ठीक है। इसी से आपका ग्रीक लैटिन वगैरह का भी विकास होगा, इसी से रोमन वगैरह का भी विकास होगा और बाद में आगे चलते फ्रेंच, जर्मन वगैरह सभी का विकास इसी से होता है, ठीक है। तो आर्यों के बेसिकली एक भाषाई समूह माना गया है, एक रेशियल कॉन्टेक्स्ट से इसे बाहर कर दिया गया। अब खास करके द्वितीय विश्व के बाद, क्योंकि हिटलर ने बेसिकली एक आर्यों के शुद्ध आर्यन रेस के नाम पे द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ा था, तो उसके बाद से लगा कि इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना सही नहीं है और आजकल कोई रेशल कॉन्सेप्ट के नज़र से इसे नहीं देखता है, सभी से भाषाई कॉन्सेप्ट के नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो हम भी इसे भाषाई कॉन्सेप्ट के नज़र से ही देखेंगे, ठीक है। तो पहले पता चल गया एक भाषाई समूह है जिसे आर्यन कहा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में कि अभी काले की मेरे लिए दो मत है। एक तो है कि आपको बाहर से आए हुए हैं ये, ठीक है, और दूसरा कहते कि नहीं वो आर्यन यहीं के थे, ठीक है। और अभी क्योंकि ये डिबेट चल रहा है और इसीलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण बन जाता है कि समझना कि ये कौन थे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले ये आता है कि आपके आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कर लीजिए या आर्यन का माइग्रेशन थ्योरी कर लीजिए, ठीक है। थ्योरी और थ्योरी दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कर लीजिए, तो उसमें है कि आपका मध्य एशिया से आपके भारत में आए थे, ठीक है। कैसे, तो एक एक करके देखेंगे। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये मध्य एशिया से नहीं आए थे बल्कि आपका आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक मतलब आपका जो यूरेशिया वाला इलाका है आपका उस जगह से, या मतलब साइबेरिया का जो या आर्कटिक ओशन का जो इलाका है या उससे नीचे का जो इलाका है मतलब यूरोप का इलाका, उस जगह से ये लोग आए थे, नॉर्थ पोल के आसपास से, ठीक है। और तीसरा कहता है कि नहीं ये लोग तिब्बत के आसपास से आए थे, ठीक है। एक सेंट्रल एशिया या स्टेपीज का इलाका, दूसरा आर्कटिक प्रदेश से के आसपास से और तीसरा आपका तिब्बत के इलाके से, ठीक है। और चौथा आता है कि नहीं हमारे देश के ही हैं। और ये बेसिकली वीडी सावरकर या उसके बाद के कुछ कुछ जो अभी विद्वान आ रहे हैं वो लोग अभी इस चीज़ को कहने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ भी स्थापित नहीं हुआ है और हिस्ट्री में क्या है कि सभी मत हैं, ठीक है। फाइनल कुछ नहीं हुआ अभी भी, लेकिन बस मत हैं। तो इसे बस एक मत के रूप में देखेंगे कि ये विद्वान ये कर रहे हैं, ये विद्वान बी कर रहे हैं, ये विद्वान सी कर रहे हैं, ये विद्वान डी कर रहे हैं। तो इसे ही देखना है और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन देना पड़ेगा। अगर मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना है और काम में खत्म होगा और सभी के विचारों को बस बता देना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जो सेंट्रल एशिया से कहने वाले थे वो कहने वाले हैं आपका मैक्स मूलर, ठीक है। और मैक्स मूलर में देखिए क्या क्या कहा है।
तो चलिए देखते हैं मैप में ये कैसे कैसे किस किस रास्ते से मैक्स मुलर ने कहा ये आए होंगे और ये यहाँ पे सेटल किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया आपका पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपका ईरान हो गया, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, ये आपका स्टेपीज का इलाका है और ये आपका साउथ मतलब रसिया भी कर सकते हैं या दक्षिणी रूस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यूक्रेन का, ये यहाँ यूक्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, तो मेनली माना जाता है कि लोग इस इलाका से आए थे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि चलो ये इधर से पार कर गए होंगे, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए होंगे। ठीक है, इधर से इधर, कुछ कहते हैं कि नहीं ये इधर से इधर आ गए होंगे। तो दोनों ही रास्ता खुला है क्योंकि ये आपका भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी, यह यूरोप, ये अफ्रीका। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका ब्लैक सी है, यहाँ कैस्पियन सी है, काला सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो इसके बीच में पड़ता है आपका एल्ब्रूज माउंटेन। ठीक है, और ये आपका यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है ये। ठीक है, एल्ब्रूज चोटी जो है सबसे ऊंचा चोटी है आपका पूरे यूरोप का। ठीक है, और यहीं पे आपका 3 देश है, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये तीनों देश आपका यहाँ पे है। तो इधर से पार करेगा, यहाँ से तुर्की, यहाँ पे टर्की मिल जाएगा, तुर्की के बाद। ठीक है, और यहाँ पे आपका मेसोपोटामिया सभ्यता वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तुर्की मिलेगा, फिर मेसोपोटामिया सभ्यता, यहाँ पे बेबीलोन था उस समय, तो बेबीलोन से थोड़ा सा ये इंट्रैक्शन होगा, फिर ईरान होते हुए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ये बेसिकली यहाँ काबुल का इलाका है और ये कंधार का इलाका है। ये दोनों जगह पे ये लोग सेटल करते हैं। ठीक, और ये यहाँ से क्यों आए थे इसका भी आगे हम इंस्क्रिप्शन पे बताएंगे कि एक कसाइड इंस्क्रिप्शन है, एक मितनी इंस्क्रिप्शन है और एक बोगाचको इंस्क्रिप्शन है। बेसिकली ये तीनों अभिलेख हैं और ये तीनों अभिलेख इसी इलाका में पाए गए हैं। और इनमें आपका जो ऋग्वेद के जो समय के जो आपके देवता थे उनका नाम दिया हुआ है। अब जब नाम उनका मिलता है तो जाहिर है कभी ना कभी यहाँ से तो गुजरे जरूर होंगे, या तो इधर से इधर जा रहे हैं तो भी, या फिर इधर से इधर आ रहे हैं तो भी, गुजरे तो जरूर है यहाँ से। ठीक है, तो जब इंस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे तो इनको देखेंगे कि कहाँ कौन सा इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना देखते हैं कि कैसे आए हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि या तो इधर से आए या इधर से आए। तो सेटल कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं आपका ये काबुल के इलाका में, और ये कंधार का इलाका है। ठीक है, ये काबुल और ये कंधार के इलाका में ये लोग पहला बार बसते हैं। ठीक है, इस साइड में आपका करीब पेशावर है, तो काबुल से पेशावर के इलाके तक ये लोग बैसे हुए थे। यहाँ पे आपका स्वात वैली, स्वात घाटी यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बसे थे और यहीं पे आपका खैबर दर्रा है, तो मोस्ट ऑफ इसी से गुजर के आप लोग ये लोग स्वात वैली आए होंगे और इस पूरे पंजाब के इलाका में बाद में आके सेटल हुए होंगे। ठीक है, और बेसिकली हुआ क्या था कि इस इलाका में करीब होगा 3000 BC के बाद आपका यहाँ मौसम बिगड़ गया। ठीक है, और जब मौसम बिगड़ जाता है तो यहाँ बरसात बहुत कम होने लगता है। और ये लोग के बारे में जो कहा जाता है कि ये लोग बेसिकली आपके एक पशुपालक थे। ये लोग कृषि नहीं करते थे, बेसिकली पशुपालक थे। और पशुपालक में बेसिकली कौन से जानवरों को पालते थे मेनली, तो ये घोड़ा और गाय या बैल, ये 2 जानवरों को ये बेसिकली पालते थे। ठीक है, और ये लोग जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ ये दोनों चीज़ मिलना ज़रूरी है। एक हो गया इनका रथ का निर्माण इन्होंने कर लिया था, तो रथ मिलना ज़रूरी है, और दूसरा कि आपका घोड़ा मिलना ज़रूरी है, और तीसरा कि गाय मिलना ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 चीज़ इनके आर्यों के लक्षणों में माना जाता है कि ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये इस इलाका में इन्होंने इस चीज़ का विकास कर लिया था। और इधर से जब मौसम बिगड़ जाता है तो जानवरों को चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। जब चारा नहीं मिलेगा तो चारा के खोज में इन्हें भटकने पड़ने लगा। ठीक है, अब इस इलाके में जाएंगे तो ठंडा प्रदेश है, ऐसे भी यहाँ बरसात कम होता है।
तो जाहिर है ट्रॉपिकल इलाके यानी जो विषुवत रेखीय टाइप साइड में आएंगे तो इन्हें ज़्यादा बरसात धीरे धीरे मिलते जाएगा, तो धीरे धीरे ये नीचे शिफ्ट करते हैं। तो ये या तो ये रूट लेते हैं या फिर ये रूट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कजाकिस्तान है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान है, और फिर ईरान वगैरह होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी दिन तक सेटल किए थे। माना जाता है कि ये लोग करीब 2000 से करीब आपका 1400 ईसा पूर्व तक ये लोग करीब इस इलाका में थे। उसके बाद ये लोग इस साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब पंजाब के साइड में आते हैं, ठीक है। और इधर आते हैं और फिर इधर आके इसका ऋग्वेद का रचना होता है। शुरुआती कुछ हद तक आपका इधर हो चुका था या आ रहे थे, तो कुछ हद तक इधर हुआ था, बाकी जो मेन आपका ऋग्वेद का रचना आपका इधर हुआ है, ठीक है। क्योंकि जिधर से गुजरे थे सभी आपको नदियों का नाम, पेड़ पौधे या जानवरों का नाम आपका ऋग्वेद में मिलता है, और उसी से पहचान किया जाता है कि लोग किस किस इलाके से गुजरे होंगे या आए होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये लोग इधर से इधर आए, मतलब ये काबुल से खैबर दर्रा होते हुए स्वात वैली और पंजाब के इलाके में आके सेटल किए होंगे। और यहाँ कंधार है तो यहाँ बोलन पास है, तो बोलन पास से ये इधर गुजरे होंगे, फिर इधर ये पंजाब और इधर आ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक नज़रिया है, ठीक है। और इसी में जो आपका मूलर कहा था, उसमें मूलर एक चीज़ को और कहा था, क्योंकि ये थोड़ा भाषाविद भी था, तो कुछ चीज़ को और मिलाने की कोशिश करता है ये। तो ये कहता है कि जैसे आपका मातृ कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में खास करके मातृ मतलब माँ, ठीक है। तो इंग्लिश में कहते हैं आपका मैटर, इंग्लिश में नहीं, मैंने ग्रीक या लैटिन में कुछ होगा तो उसमें बेसिकली इसको मैटर कहते हैं। और इसको पितृ कहते हैं, पिता। इसको ये लोग कहते थे पैटर, पैटर, मैटर, मैटर, पिटर। कुछ कुछ मिलता जुलता है ये, मातृ, मैटर, पितृ, पैटर, ठीक है। तो कुछ कुछ शब्द हैं जिसके मैक्स मुलर ने अंदाज़ा लगाया कि मे भी ये लोग का ऑरिजिन एक ही जगह से हो। जो ऑरिजिन के हिसाब से उसने कहा कि नहीं, ये लोग सेंट्रल एशिया से आए होंगे, आर्य लोग। तो ऑरिजिन का एक मूल थ्योरी है और सबसे डोमिनेंट थ्योरी अभी तक यही है, ठीक है। दूसरा जो सोच है कि इंडिया के ही हैं, ये अभी उभर रहा है, इसे प्रूव होना अभी बचा हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन ये चीज़ काफ़ी हद तक ये डोमिनेंट अभी तक है ये, ठीक है। ये पहला थ्योरी हो गया। अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड थॉट है इसमें कहा जाता है, ठीक है, कि अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी कुछ समानता है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था कि तब हम अभी से आपका 3500 साल पहले, ठीक है, या 4000 साल पहले क्या हुआ था ये कोई क्लियरली नहीं कर सकता। कोई अभी से वहाँ तो टाइम मशीन तो है नहीं कि वहाँ जाके देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। तो जाहिर है कि कुछ कंपैरिजन करके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इतने भी अभी जो भी किया जा रहा है बेसिकली वो कंपैरेटिव एनालिसिस ही है, ठीक है। जैसे ये कहा गया, जैसे मूलर ने कहा, तो कुछ इसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स या उत्खनन से कुछ प्राप्त मिला है, ठीक है। और दूसरा कुछ भाषा के हिसाब से इसने किया कि भाषा है तो भाषा तो वो कंटिन्यू करता है काफ़ी हद तक, ठीक है, क्योंकि भाषा में समानता है। इसीलिए अगर हिंदी भाषा का इतिहास अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो उसमें कभी देखा होगा कि भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, मतलब ये एक ही भाषा परिवार का हिस्सा है। और नॉर्थ इंडिया के खास करके भाषा सब उसी में लिया जाता है। तो भाषा एक लक्षण हो सकता है वैसे, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा है कि अगर धर्म ग्रंथ कोई है तो धर्म ग्रंथ में जो बताया गया चीज़ है वो एक लक्षण हो सकता है, ठीक है। तीसरा है कि जैसे एक कुछ बाद में कुछ और मिलेंगे जो वो कहते हैं कि नहीं, आपका जो आकाशीय जो पिंड हैं जैसे चांद तारा वगैरह हैं उनके हिसाब से भी कुछ गणना किया है, जैसे ज्योतिष में किया जाता है तो उसके हिसाब से भी देखेंगे कि उसके हिसाब से, क्योंकि चांद तारा तो पहले भी थे, चांद तारे अभी भी हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, पृथ्वी भी है ही, ठीक है। तो ये जब इधर से उधर घूमते हैं तो उसके हिसाब से कुछ उनका कभी कुछ दिखाई देता है आसमान में तो कभी कोई तारा दिखाई देता है, तो उसके हिसाब से भी कुछ गणना किया गया है, वो आगे देखेंगे, ठीक। अभी देखते हैं कि धर्म ग्रंथ के हिसाब से कैसे कंपैरिजन किया गया है। और उस कंपैरिजन में बेसिकली दो ग्रंथ को लिया गया है, एक है आपका जंदावेस्ता और दूसरा है कि आपका ऋग्वेद, ठीक है। और दोनों के करीब करीब एक ही समय काल का माना गया है,
ठीक है, मतलब 1400 के आसपास आपका ज़िंदावस्था को भी माना जाता है, और उसी आसपास या मतलब 1500 से 1000 के आसपास में माना जाता है कि ऋग्वेद का भी रचना हुआ था। तो इसीलिए दोनों का कंपेयर किया जाता है, और इस कंपैरिजन में बेसिक ये होता है, तो देखा ये गया कि दोनों लोग जो खासकर ज़िंदावस्था को ईरान के इलाका में पाया जाता है, ठीक है। और दोनों में बेसिकली देखा ये गया कि दोनों में प्राकृतिक देवताओं का पूजा किया जाता था, यानी उनका स्तुति किया जाता था। जैसे मान लियो पानी हो गए, चाहे आपका हवा हो गया, चाहे आपका आसमान आकाश वगैरह हो गया, तो इस तरह से कुछ कुछ देवता थे। ये क्या है, सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इन्हीं का देवताओं का एक मानव के रूप में देखते हैं ये लोग, और उनका लोग स्तुति करते हैं, और उनके तारीफ में ये लोग कुछ कुछ श्रुति का रचना करते हैं। श्रुति मतलब कुछ कुछ जो लाइन्स होता है मंत्र टाइप का, उस चीज़ का इन्होंने रचना किया था, और दोनों में करीब सेम टाइप का चीज़ दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ कुछ स्तुति तक बहुत हद तक मिलते हैं इनके, तब मिलते हैं तो इससे माना जाता है कि हो सकता है दोनों एक ही जगह के होंगे या एक जगह रहते होंगे, पहला है। दूसरा, ज़िंदावस्था को जो भाषा है वो है आपका यास्त भाषा, यास्त, ठीक है। और जो ऋग्वेद लिखा गया है वो आपका वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। अभी जो संस्कृत कहते हैं ये वो संस्कृत नहीं है, उस समय का जो संस्कृत था वो वैदिक संस्कृत था, ठीक है। वो एक अलग टाइप का संस्कृत है, मतलब इसे कुछ हद तक मिलेगा लेकिन बहुत हद तक नहीं भी मिलता है वो, ठीक है, जो वर्तमान संस्कृत है उससे। तो यास्त और संस्कृत में कुछ मेल देखा गया है भाषा में, ठीक है। तो ये भी एक सिमिलरिटी का ये बन जाता है कि जो भाषा में भी कुछ समानता है, तो हो सकता है कि वो एक ही जगह से हो, तो और इसलिए माना जाता है कि ये मतलब ये उस उधर से आए होंगे कि ईरान का इलाका कॉमन इलाका बन रहा है, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाता है कि दोनों में आपका अग्नि पूजा का चर्चा मिलता है। अब अगर दोनों किताब में अग्नि पूजा का चर्चा मिलता है तो कुछ उसका ये हो सकता है, ठीक है। और दोनों किताब में आपका सोम को या सोमरस को आपका बहुत महत्व दिया गया है। और सोमरस बेसिकली एक पहाड़ी में पाया जाने वाला एक पौधा था, और उसको भी लोग पता नहीं कैसे करके कुछ करके लोग उसके रस को पीते होंगे, जिससे इनकी पुरुषत्व जो पुरुषों का जो ये है उस चीज़ को ताकत बढ़ता होगा, या जो भी चीज़ हो वो बढ़ता था इनका, ठीक है। और दोनों में उस रस सोम रस को बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। और जैसे भारत में जैसे कहते हैं या ऋग्वेद में कहते हैं इसको सोम रस, ठीक है। सोम वहाँ पे कहते हैं इसको होम। स या एस और ह का अंतर है, स और ह का, ठीक है। और इसी से आगे जाके देखेंगे कि सिंधु शब्द से आपका हिंदू शब्द भी निकलेगा। सिंधु, स और ह का ही बेसिक अंतर है, बाकी चीज़ तो करीब करीब सेम है। अगर इसे एस को हटा दीजिए तो बेसिक सेम है, तो इसीलिए कहता है कि नहीं भाषा मिलता जुलता है। और जब मिलता जुलता है तो माना गया कि चलो एक ही जगह से होंगे, और एक ही जगह से होंगे तो ये लोग इधर रह रहे होंगे, इधर से यहाँ इनका आगमन हुआ होगा, ठीक है। और आगमन का वही एक जो भौगोलिक कारण देखा जाता है, ज्योग्राफिकल कारण, कि मौसम खराब हुआ था तो उसके बाद ये लोग इधर आए होंगे और धीरे धीरे ये लोग यहाँ पहुँचे होंगे, ठीक है। तो अवस्था में क्या क्या देखें हम लोग, एक है कि देवताओं में प्राकृतिक देवताओं से लिया गया इन्हें, ठीक है। मंत्र का जो देवता के तारीफ में मंत्र किया गया है, संस्कृत और यास्त्र में कुछ कुछ समानता है, ठीक है। और ये लोग सोम को दोनों में महत्व दिया गया है, और एक पहाड़ी पौधा था ये, ठीक है। भारत में इस पौधा का कोई मेल नहीं मिला है अभी तक कि यही सोम है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है उस पौधे का। लेकिन उस इलाका में एक एफेड्रा नाम का कोई पौधा है, ठीक है, पहाड़ी पौधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो सोम या होम ये लोग का हो सकता है, ठीक है। और चौथा जो अग्नि का पूजा, तो अग्नि का महत्व इनमें दोनों में था, ठीक है। चलिए आगे चीज़ अब इससे आगे देखते हैं। इसके बाद हम दयानंद सरस्वती ने क्या क्या है उसे देखेंगे, ठीक है। तो दयानंद ने बेसिकली इसमें कहा क्या है कि ये लोग भी बाहर से थे, और मुख्यतः ये लोग तिब्बत के थे, ठीक है।
आपका तिब्बत आपका भारत के ऊपर वाले इलाका में पड़ता है, चीन और भारत के बीच में आपका तिब्बत पड़ता है, ठीक है। बेसिकली एक प्लेटो इलाका है, मतलब एक क्या कहेंगे, एक प्लेटो ही मान लीजिए इसको, प्लेटो या पठार कर लीजिए इसको, पठारी इलाका था ये, ठीक है। तो इस पठारी इलाका से माना जाता है कि यहाँ पे आए होंगे, और उनका एक लॉजिक बेसिक ये था कि तिब्बत में भी आपका अग्नि का पूजा होता है, ठीक है। तो अग्नि को वहाँ बहुत महत्व दिया जाता है, और दूसरा कि वहाँ भी आपका सूर्य देव का पूजा होता है, मतलब सूरज को भी महत्व वहाँ दिया जाता है, क्योंकि वो एक ठंडा जगह है, ठंडा जगह में आग और सूर्य ये दोनों का बहुत महत्व है, तो ये लोग उनका पूजा करते हैं वहाँ पे। और आर्य लोग भी सूर्य और अग्नि को बहुत महत्व देते थे, तो इसीलिए हो सकता है कि ये लोग तिब्बत से भारत आए होंगे, पहला चीज़। दूसरा है ऋग्वेद में जिन आपका पेड़ पौधे का वर्णन है या जिन जानवरों का वर्णन है, उसके हिसाब से भी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हो सकता है ये लोग, और वो चीज़ इसलिए तिब्बत वाले से कुछ हद तक मिलता जुलता होगा, तभी उन्होंने कहा कि ये लोग हो सकता है तिब्बत से भारत में आए होंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं कि ये ऐसा हो सकता है ऐसो। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको जो हिटलर था, तो हिटलर ने अपने कुछ आदमियों को यहाँ भेज दिया था तिब्बत, ये जांच करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्य लोग आपका तिब्बत से फैला है, ठीक है। तो चलिए अब इस कथन से आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है कि आपका बाल गंगाधर तिलक ने इस आर्यन इन्वेजन किया, आर्यों के उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने अवेस्ता से कुछ लिया, आपका वेद से कुछ लिया, हमने ऋग्वेद से कुछ लिया, और वेद में कुछ एक क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, एक कालक्रम दिया हुआ है, उसको उन्होंने ध्यान में रखा, और एक वैदिक कैलेंडर वगैरह को भी उन्होंने ध्यान में रखा, ठीक है। और इस चार चीज़ का कंपैरिजन किया उन्होंने, एक एस्ट्रोनॉमिकल या जो ज्योतिष का गणना होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था चांद सूरज वगैरह, तो उसके इसे गणना से तुलना करते हैं, और जो एक उत्खनन हुआ है उससे भी वो तुलना करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ये लोग आर्कटिक प्रदेश से आए होंगे, ठीक है, मतलब जो आपको साइबेरिया के आसपास का इलाका है या उसके थोड़ा सा नीचे का इलाका, रूस के इलाके कह लीजिए, तो उस जगह से वो लोग आए होंगे, ठीक है। इनका मानना था जो प्री ग्लासिकल पीरियड, जो हिमयुग से पहले के टाइम में आर्य लोग वहाँ रह रहे होंगे, और जब पूरा मौसम बदलने लगा तो वो लोग धीरे धीरे वो लोग नीचे आते चले गए, और बाद में वो लोग यहाँ तक भारत तक पहुँचे, ठीक है। लेकिन इस कथन को भी उतना अभी नहीं माना जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं आपका रिविजनिस्ट थियरी में, ठीक है, जो कि आजकल कहा जा रहा है, और बेसिकली और इस पर अभी के डेट में काफ़ी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और इन लोगों के बेसिक कुछ चीज़ों के लोग आंसर देने का कोशिश किया है, ठीक है। तो जैसे कि आर्य कौन थे जैसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, आर्य जो भारत में रह रहे हैं वही आर्य हैं, जो भी हैं, जितने भी अभी दिखाई देते हैं सभी को इन्होंने आर्य मान रहे हैं कि सभी लोग आर्य ही हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि अगर बाहर से आए थे तो जो लोकल आदमी थे वो कहाँ गए, बोले कि लोकल है कुछ नहीं है, जो है यहीं के हैं, तो क्या लोकल और क्या बाहरी, जो है यही है, ठीक है। और फिर एक और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है इन लोगों के द्वारा कि क्या कहते हैं कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, जैसे कहा जाता है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, कहीं बाहरी लोग, विदेशी लोग या कोई दूसरे लोग कुछ षड्यंत्र तो फैलाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आर्य को बाहरी बताकर, ठीक है। तो इसका भी इन्होंने कुछ हद तक आंसर देने का कोशिश किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्होंने आखिर कहा क्या है। तो इन जो रिविजनिस्ट थियरी है उनका बेसिकली ये कहना है कि जो आपको सिंधु सभ्यता है वही आपका आर्य सभ्यता है, मतलब जो वैदिक सभ्यता वही है, ठीक है। लेकिन अब इसके क्योंकि दोनों का ज्योग्राफी एक ही है, आपका हड़प्पा सभ्यता सप्त सिंधु के इलाका में डेवलप होता है मोटा मोटी मेजर चीज़, और उसी सप्त सिंधु के इलाका में आपका आते हैं क्या आर्य लोग आके रहते हैं। जैसे देखिए सप्त सिंधु कैसे होता है, तो यहाँ पे आपका दो नदी बहता है, एक आपका कुबा और एक कुर्रम, अभी काबुल नदी और एक कुर्रम नदी टाइप कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो इधर दो नदी हो गया, इधर सिंधु नदी तीन हो गया, और चार इसके सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये चार और ये पाँच और ये दो सात, ठीक है। और इन नदियों का नाम आपका ऋग्वेद में मिलता है प्रमुखता से,
ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है ये 7 नदियों के हिसाब से बनता है ये सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। और ऋग्वेद में देखिए कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ठीक है, 10th मंडला, ठीक है। ऋग्वेद बेसिकली आपका 10 मंडल है इसमें, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, इसमें से एक को नया माना जाता है, 1 से लेके आप 1, 8, 9, 10 इसको नया माना जाता है, और 2 से लेकर 7 को सबसे पुराना माना जाता है। मतलब कि ये सबसे पुराना है और ये सबको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसी बाद में जो कहा गया था इंटरपोलेशन जिसको कहते हैं, तो उसी में से आपका इसमें मिलता है आपका नदी सूक्त, और इस नदी सूक्त में ही आपका ऋग्वेद के सभी नदियों का वर्णन है। और इसमें इस 7 नदी का नाम है, इसमें आपका यमुना का नाम सिर्फ 3 बार है, ओनली 3 टाइम्स, ओके। और गंगा का नाम सिर्फ और सिर्फ 1 बार दिया है। और इस ऋग्वेदिक के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण नदी था इनका सरस्वती नदी था, ठीक है। और सरस्वती नदी को ये मानते थे कि बेसिकली आपका सतलज नदी और आपका यमुना नदी के बीच में कहीं बहता है, राजस्थान साइड में जाता है, ठीक है। तो और सरस्वती नदी के बगल में ही क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, ठीक है। टोटल स्थल करीब 1500 के आसपास माने गए हैं। इसमें करीब 900 के आसपास स्थल आपका सरस्वती नदी के किनारे और 600 के आसपास स्थल आपका सिंधु नदी के आसपास के ये पे मिले हैं। और चूंकि ज़्यादा सार इधर मिले हैं तो इसीलिए कहते हैं कि ये सरस्वती सभ्यता होगा और ये सभ्यता आपका वैदिक सभ्यता होगा, जो आजकल कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसके काट में दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं भी आपके बहुत बड़ा अर्बनाइजेशन या नगरीकरण का चर्चा नहीं है कि बहुत बड़े नगरों में रहते थे, ऐसा कहीं चर्चा नहीं है ऋग्वेद में, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि ये ऐसा नहीं था। और दूसरी एक चीज़ और है कि 1921 से पहले भारत में किसी को नहीं पता था या किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं दिया हुआ है कि इस इलाका में हमने नगरीकरण किया था या बहुत बड़े नगर हुआ करते थे, ये किसी को नहीं पता था, ठीक है। जब नहीं पता था, किसी शास्त्र धर्मशास्त्र में नहीं दिया हुआ है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये वैदिक सभ्यता होगा? जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड चीज में इसका आते हैं, ठीक है, रुकिए मिटाते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों में जो रिविजनिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में कहीं भी आपका ना अफगानिस्तान का नाम आता है, ना ईरान का नाम आता है, ना मध्य एशिया का नाम आता है, किसी भी जगह का नाम नहीं मिलता है। अगर वैदिक लोग या आर्य लोग अगर उधर से आए होते तो किसी जगह का तो नाम वो लिखते अपने धर्म ग्रंथों में, ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में जो दूसरे विद्वान हैं वो कहते हैं कि वैदिक आर्यों ने अपने आने जिधर से आए थे उन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें जानवर मिले थे या जैसे उन्हें पहाड़ वगैरह मिले थे या फिर जैसे उन्हें क्या पेड़ पौधे मिले थे, ये सभी का उन्होंने वर्णन किया है। और पेड़ पौधे, जानवर या पर्वत वगैरह के हिसाब से माना जाता है कि ये लोग बाहर से ही आए थे, ठीक है। तो इस कथन का भी कुछ हद तक आंसर देने का कोशिश किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट में है कि कुछ कुछ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स या कुछ कुछ जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मतलब अभिलेख वगैरह मिले हैं, उसमें भी दिखता है कि ये लोग हो सकता है कि बाहर से आए हैं। तो कहाँ से क्या क्या मिला है तो वो देखते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली 3 इंस्क्रिप्शन का नाम लिया जाता है, तो तीनों का नाम देखते हैं। एक तो आपका कसाइड इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख, कसाइट नाम वही है, अभिलेख है। दूसरा आपका मितन्नी अभिलेख, और तीसरा आपका बुगाचकोय अभिलेख।
ठीक है। ठीक है, तो कसाइट लोग बेसिकली आपका शासन किया करते थे आपका बेबीलोनिया में। बेसिकली देखिए, मान लीजिए आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये सऊदी अरब का ये इलाका, यहाँ मेसोपोटामिया, मतलब क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता था। इसी में ऊपर में आपका बेबीलोन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मितन्नी लोग हैं और इसी आसपास में आपका बोगाचकोई का ये मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं तीनों के बारे में। तो इस इलाका में एक अभिलेख मिला है और कसाइट लोग यहाँ पे शासन किया करते थे 1700 से 1150 के आसपास में। और इसी बीच में कभी उन्होंने एक अभिलेख लिखा था और उस अभिलेख में आपका क्या कहते हैं कि मित्र और नासत्य का नाम मिलता है। नहीं, एक मिनट रुकिए, कहते हैं तो मतलब इस जगह पे आपका बेसिक 2 देवता और एक राजा का नाम मिलता है। राजा का नाम था आपका अभिरथ, ठीक है। और वहाँ पे आपका मिलता है आपका मरुत, ठीक है। और उसके बाद मित्र, मरुत और अभिरथ, इन लोगों का नाम मिलता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर है कि ये लोग वैदिक देवता टाइप के हैं। तो इसमें हमारा जो कसाई डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपका 2 देवता और एक शासक का नाम मिलता है, ठीक है। तो 2 देवताओं में से एक था आपका सूर्य और दूसरा था आपका मरुत। मरुत को बेसिकली आपको युद्ध का देवता कहते हैं और सूर्य तो आपको सभी को पता होगा। और जो राजा था उसका नाम था आपका अभिरथ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसे। सूर्य, मरुत और अभिरथ, ठीक है। यहाँ मिला है आपका 2 देवता का नाम मिला है। यहाँ पे इंद्रोता मिला है, इंद्रा मतलब, और ये पुरुषा मिला है। पुरुषा क्या नहीं पता, लेकिन संस्कृत से मिलता जुलता है पुरुष से, तो मान के चलिए कि ये हो सकता है ये। और इंद्र से इंद्रोता, तो ये पता चलता है ये, ठीक है। और तीसरा बोगाचकोई से मिला है आपका इंद्र, वरुण, नासत्य, ठीक है। इंद्र, वरुण और नासत्य का मिलता है आपका यहाँ से आपका वर्णन, ठीक है। तो ये देखिए, जब कसाई डिस्क्रिप्शन है 1700 से 1150 ईसा पूर्व के आसपास में लिखा गया है, लेकिन उसमें भी आपका नाम किसका मिलता है, तो आपका वैदिक देवताओं का नाम मिल रहा है, ठीक है। मितन्नी इंस्क्रिप्शन है 1150 से लेकर 1300 का, ठीक है, लेकिन ईसा पूर्व का, लेकिन इसमें भी वैदिक देवताओं का नाम मिल रहा है। बोगाचकोई इंस्क्रिप्शन तो आपको 1350 का ही है, ये मतलब ईसा पूर्व में है ही है ये। और वहाँ पे भी आपको वैदिक देवता का नाम मिल रहा है, इंद्र, वरुण और नासत्य का, ठीक है। अब मैं फिर से थोड़ा मैप में दिखा दे रहा हूँ इसको। तो इधर से आ रहे हैं, ये आपका ब्लैक सी, ये क्या है, ये आपका ब्लैक सी का इलाका है, ये आपका कैस्पियन सी के, इधर कैस्पियन सी के, इधर ब्लैक सी होगा और ये सब कैस्पियन सी होगा। ये बीच के इलाके से आएंगे ये, ठीक है। तो मितन्नी का इलाका आपका यहाँ पर था, तुर्की है ये, ठीक है। तो मितन्नी लोग यहाँ शासन करते थे और यहाँ हिट्टीज से इनका लड़ाई हुआ था।
हिट्टीज और मितन्नी वहाँ हार गए थे, हिट्टीज लोग जीत गए थे। और जब उनके बीच में एक संधि हुआ था, ठीक है, और उस संधि में आपका मितन्नी अभिलेख लिखा गया था और उसमें वैदिक देवताओं का नाम आया था, ठीक है, कि संधि के आपका एक मतलब गवाह के रूप में इनका नाम आया था, इन देवताओं के नाम, ठीक है। तो ये मितन्नी अभिलेख इसी कहीं पे था। और तुर्की का ये अंकारा है, इसके बगल में आपका है, इतने दूर पे आपका बोगाचकोई। तो बोगाचकोई से आपका दूसरा अभिलेख मिला था, इंद्र मरुत और नासत्य का आपका वर्णन किया गया है, ठीक है। और तीसरा जो मिला था ये आपका मेसोपोटामिया का इलाका है, दजला फरात नदी है यहाँ पे बेबीलोन है, और इसी इलाका में आपका कसाइट लोग शासन करते थे, तो यहाँ से कसाइट वाला मिला है, ठीक है। और ये अगर इधर से आ रहे होंगे तो पहले इनसे कुछ भिड़ंत हुआ होगा, इधर आगे बढ़े होंगे इनसे कुछ भिड़ंत हुआ होगा, फिर आके इधर सेटल किए गए हैं। यहाँ पे जिंदावेश था, ठीक है, और ऋग्वेद का कुछ हद तक रचना हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, पूरा रचना होता है। तो ऋग्वेदिक में आपका इस इलाका तक ही है। आपका गंगा के इधर क्या है इसका वर्णन ऋग्वेद में आपको नहीं मिलता है। गंगा के इधर क्या है वो आपको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में ये सब चीज़ का चर्चा मिलता है, खासकर के अथर्ववेद में खूब, ठीक है। तो ये लोग इधर पहुँचेंगे तब इन वेदों का रचना हुआ होगा, ठीक है, जो अगर इधर वाले थ्योरी को माने तो, ठीक है। और मानते कि चलो मान लो आर्यों का मूल स्थान यहाँ पर था, यहाँ से फैले होंगे, तो वैसा कोई साक्ष्य इधर नहीं मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में आपका थोड़ा बहुत आपका मुंडारी शब्द भी मिलता है। तो अगर मुंडारी शब्द अगर ऋग्वेद में पाया जाता है, तो अगर आर्य लोग यहाँ से फैला है तो इधर भी कहीं भी आपको मुंडारी शब्द मिलना चाहिए भाषा में, तो इधर के भाषाओं में मुंडारी शब्द कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इधर के भाषाओं का असर हमारे संस्कृत में पाया जाता है, लेकिन इधर के यहाँ के भाषा का असर इधर नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग इधर से इधर आया होंगे, ठीक है। और बेसिकली ये सब सिर्फ संभावनाओं में कहा जा रहा है, एक्चुअल क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि आगे कुछ और नया खुदाई हो, कुछ और नया रिसर्च सामने आ जाए, फिर पता चले कि ये लोग इधर से उधर गए हों, ये भी हो सकता है। या मान लो उधर से आए हैं और पुख्ता प्रमाण पता चल जाएगा, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकल है कि हमें कुछ आगे का रिसर्च का इंतजार करना चाहिए, या फिर सरकार को भी इसमें पैसा कुछ खर्च करना चाहिए कि और जैसे ये सच्चाई सामने आएगा तो बहुत सारा डिबेट रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अगले क्लास में मैं देखता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ था और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ था। इससे पहले एक चीज़ और आ जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक एक साहित्य का भी पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का साहित्य, और फिर ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, ठीक है। तो इसे डिस्कस करना है, तो इसे मैं अगले क्लास से फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।